Assalamu alaikum and warm welcome to English with TJ Malik. Today we are going to explore the basics of expository writing. In this we are going to explore the introduction and then the definition. We are going to also see the difference between expository writing and the technical writing. Further, we are going to have the basic features of expository writing. Then we are going to organize an expository essay. What are the tips and different strategies for crafting an expository writing? And then we are going to have some techniques and tips to effectively write and organize your expository writing. In the end, I am going to give you test your self activity. Here we are going to have a question and you are going to explore it. So now the question arises, what is expository writing? Expository writing basically facts पे बेस्ड करती है और इसमें as the name indicate कि ये expose करेगा facts को. अगर हम इसकी यूनिवर्सल डेफिनेशन पे जाएं तो हमें समझ आती है कि expository writing is a type of writing that is used to explain, describe any information, and it is basically using the evidences and details. Details makes your facts more supportive and enhance your topic. Next, we are going to have the primary purpose of expository writing. The main purpose is to inform, explain, and instruct the reader. It seeks to impart knowledge and deepen your understanding of a subject, making it suitable for educational materials, technical manuals, report, and academic papers. Now we are going to have a look on the tone of your expository writing. So basically, tone in expository writing is neutral. It is neutral means focusing on presenting facts. Your opinions are not important in this. अगर जब भी आप कोई एक्सपोजिटरी राइटिंग लिखते हैं उसमें आप फैक्ट्स की बात करेंगे. फैक्ट्स जो होंगे वो एविडेंस देंगे, गवाही देंगे आपके सपोर्टिंग आइडियाज़ की. उसमें आप कोशिश करेंगे कि आपके ओपिनियंस की अपनी राय शामिल ना हो. तो जब हम कहते हैं कि ये इम्पार्शल होगा, न्यूट्रल मैनर में होगा, इट मीन्स वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग एविडेंसेस, just providing or describing the actual facts. Now moving to the other purpose, that is to explain, to describe or to inform the reader about a particular topic or subject. So main purpose यही होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में या किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं. यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई देगा जिसमें एक तरफ आपको एक्सपोजिटरी राइटिंग नज़र आएगा और दूसरी तरफ टेक्निकल राइटिंग. जो स्टूडेंट्स बीएस लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं वो समझ सकते हैं कि दीज आर टू कंपैरेटिव राइटिंग टेक्निक्स, एक्सपोजिटरी राइटिंग एंड द टेक्निकल राइटिंग. टुडे वी आर फोकसिंग ऑन एक्सपोजिटरी राइटिंग. लेकिन कंपैरिजन का मतलब यहाँ पे ये है कि आप समझ सकें कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग को टेक्निकल राइटिंग में. तो इसके लिए दर्जाबंदी या लेवल कैरेक्टराइज किए गए हैं. ठीक है, सबसे पहले एक्सपोजिटरी राइटिंग का पर्पस क्या होता है. अगर हम उसका पर्पस देखते हैं तो इट एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन, डिस्क्राइब और इन्फॉर्म अबाउट अ टॉपिक इन अ क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड वे, इन अ वेरी क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर. आप जो कुछ भी डिस्क्राइब कर रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन कितनी ऑर्गेनाइज्ड है, कितनी तरतीब में है, उसको कितने वाज़िया तौर पे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं. दैट इज़ द मेन कॉज और द मेन पर्पस ऑफ राइटिंग एनी एक्सपोजिटरी टेक्स्ट. इट एम्स टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट. आप उस रीडर को जो है वो नॉलेज दे रहे हैं जिस भी सब्जेक्ट के बारे में और वो समझ रहा है. ठीक है,
अगर ऑन द अदर हैंड हम बात करें टेक्निकल राइटिंग में, तो टेक्निकल राइटिंग जो होती है वो टेक्निकल प्रोफेशनल्स के लिए होती है, और इट इज़ टू प्रोवाइड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस ऑन द डॉक्यूमेंटेशंस और एनालिसिस ऑफ अ टेक्निकल और स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। ठीक है, वो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, टेक्निकल टॉपिक्स होते हैं, और उनकी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को अपने रीडर की आसानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर ऑडियंस पे आ जाएं, तो एक्सपोजिटरी राइटिंग में हमारी ऑडियंस जो होती है वो उसका लेवल डिफरेंट होता है, क्योंकि ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए होती है, इम्प्रूविंग द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स और रीडर होती है। तो इसमें हमारे लेवल्स बढ़ते हैं, बीएस लेवल पे, जैसे अभी आप यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं। अगर इसी तरह दूसरे केस में मैं जा रही हूँ एक्सपोजिटरी राइटिंग करवाने किसी कॉलेज में या स्कूल में, तो वहाँ पे मेरा लेवल डाउन हो जाएगा, तो मेरी ऑडियंस जो है उसकी वेरिएशन आ जाएगी। लेकिन टेक्निकल राइटिंग में क्या होता है, टेक्निकल राइटिंग फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस जिन्होंने टेक्नोलॉजी से डील करना है with certain level of expertise or needed for the information such as engineers, scientists, technicians और end users। किसी भी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए यूज़ होने वाले जितने भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई भी स्ट्रेटजीज़ हैं, उनको जो बयान करेगा, उन राइटिंग्स को जो लिखेंगे ऑथर्स, उनको हम डील करेंगे टेक्निकल राइटिंग में। जाहिर है फिर वो टेक्निकल चीज़ें हैं तो उनकी ऑडियंस भी टेक्निकल और प्रोफेशनल लोग होंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू दी थर्ड पॉइंट ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग, दैट इज़ द स्टाइल। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जब हम इससे प्रोसीड करेंगे, बेसिक से निकलेंगे, जब आप प्रैक्टिकल वर्क पे आएंगे, आप एक्सपोजिटरी राइटिंग लिखेंगे, तो वहाँ पे जो ये चीज़ है आपका स्टाइल, दैट वेरीज। न्यूट्रल टोन होनी चाहिए, इम्पार्शल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपकी टोन को, एंड इट फोकसेस ऑन क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी। इट मे यूज़ वेरियस टेक्निक्स सच एज कंपैरिजन, कंट्रास्ट, कॉज एंड इफेक्ट एंड एग्जाम्पल्स। अब ये जो है एक्सपोजिटरी राइटिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, फैक्ट्स एंड सपोर्टिंग आइडियाज़ की बात कर रहे होंगे, तो वहाँ पे हमें बैलेंस टोन के साथ ऑब्जेक्टिव वे में आगे जाना है। ठीक है, जबकि टेक्निकल राइटिंग में ऐसा नहीं होता। टेक्निकल राइटिंग में आपने प्रिसाइज एंड ब्रीफ रहना होता है, कंसाइज होना पड़ता है आपको, यूज़ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़, आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ता है, और उसके अलावा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट चार्ट्स, डायग्राम्स और ग्राफ्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक्सपोजिटरी राइटिंग के एग्जांपल्स की बात करें तो जो एक्सपोजिटरी राइटिंग में हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं वो है आपकी रूटीन वर्क जो कि आप कर रहे होते हैं राइटिंग्स में, एसेस राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, न्यूज़ रिपोर्ट। यस, दिस इज़ हायर लेवल ऑफ राइटिंग जहां आप रिपोर्ट लिखते हैं, और इसी एक्सपोजिटरी राइटिंग में आगे आके एंड के चैप्टर्स में हम रिपोर्ट राइटिंग भी पढ़ेंगे, या फिर उससे भी बड़ा लेवल टेक्स्ट बुक जो आप पढ़ते हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर एकेडमिक राइटिंग, वो भी आपकी एक्सपोजिटरी राइटिंग में आ जाती है। क्योंकि टेक्स्ट बुक क्या है, टेक्स्ट बुक में भी आपको फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है, आपको एक्सप्लेनेशन एंड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की जा रही होती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम टेक्निकल राइटिंग के एग्जांपल्स पर। तो ये कदरे डिफरेंट हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग से। यूज़र मैनुअल्स हैं, टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं, साइंटिफिक पेपर्स हैं, एंड सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन है। मूविंग टूवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग। The key features of expository text are as following. First of all, the tone. It should be objective. Expository writing maintains a neutral and impartial tone. It avoids personal biasness, emotions, and opinions. This objective approach enhances credibility and reliability, appealing to a wide range of readers who seek reliable information.
आपकी टोन का ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि आप किसी एक साइड पे नहीं हो सकते, आपने बैलेंस होके बात करनी होती है। इट शुड इन्हेंस योर क्रेडिबिलिटी और आपका रिलायबल बनना होता है। जब भी हम बात करते हैं तो हम डायरेक्ट होके बात नहीं करते, बल्कि अपनी टोन को बड़ा इम्पार्शल होके बड़ा ऑब्जेक्टिव वे में चीज़ों को लेके चलते हैं और लिखते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट है फैक्ट, क्योंकि हमने पहले डेफिनेशन में क्या बात की कि ये डिस्क्राइब करता है फैक्ट्स को। ठीक है। सो बेसिकली उसके बाद फैक्ट्स के बाद आपके पास आ जाता है एविडेंस बेस्ड। सेंट्रल टू एक्सपोजिटरी राइटिंग is its reliance on factual information and evidence. Writers meticulously research the topic, gather data from credible sources to support their claims. This evidence approach encourages critical thinking. जो सबसे बड़ा जो क्रिटिकल राइटर होता है या एक्सपोजिटरी राइटिंग करने वाला होता है, उस पर जो जिम्मेदारी आती है वो आती है कि उसकी क्रेडिबल सोर्सेज हो। जो भी फैक्ट्स वो कर रहा है वो ऑथेंटिक होने चाहिए और उन पे एविडेंस प्रोवाइड कर सके, ताकि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग एंड इट ऑल्सो इन्फॉर्म द डिसीजन मेकिंग अमंग रीडर्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द इम्पॉर्टेंट थर्ड पॉइंट इज़ द क्लैरिटी। एक्सपोजिटरी राइटिंग clearly indicates the way you share your information straightforwardly, so it is easily understandable to the audience. It avoids ambiguity and complex language, ensuring that the message is clear and accessible. जितना आप क्लियर होंगे, कंसाइज होंगे, आपकी ऑडियंस उतनी ही अंडरस्टैंडेबल हो सकेगी और वो आपका मैसेज क्लियर होगा और एसेसिबल होगा। Now coming toward the structure and organization. Structurally, expository writing follows a logical sequence. Logical sequence means उसमें एक तरतीबवार sequence होनी चाहिए. It typically includes an introduction and also the thesis statement, which is provided by body paragraphs that develop the main idea with supporting evidences, and conclusion that summarizes key point, reinforces the thesis. Okay, so the next point is no personal opinion. Expository writing does not advocate for a particular viewpoint or persuade the reader to take the specific stance. It focuses on presenting information objectively and letting readers draw the conclusions based on presenting evidence. ये हमारे पास एक सर्कुलर चार्ट है जिसमें एक्सपोजिटरी राइटिंग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को एक्सप्लेन किया गया है। नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे है फैक्चुअल। इट शुड बी फैक्चुअल। इट इज़ ऑब्जेक्टिव इन टोन। लीनियर स्ट्रक्चर होगा, ऑब्वियसली वो एक सीक्वेंस में एक मैनर के साथ वन आफ्टर द अदर जो है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। इट शुड बी लॉजिकल। इसकी जो है लॉजिक एंड रीजनिंग पे ये बेस करेगा, एंड क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस फॉर इट्स पर्पसेस। नाउ हाउ टू क्राफ्ट एंड एक्सपोजिटरी राइटिंग। ऑर्गेनाइज करने के लिए एक्सपोजिटरी ऐसे को, एक्सपोजिटरी राइटिंग को हम कैसे इफ़ेक्टिवली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो आ जाता है वो है आपका सिलेक्टिंग अ टॉपिक. You have to choose the right topic and then ensure the topic is specific enough to explore in depth but broad enough to offer ample information. दो बातों का ख्याल रखना है, एक topic is specific enough and second enough to offer ample information. Guidelines for choosing a subject include relevance. अगर आपने टॉपिक खुद सिलेक्ट करना है तो ये रेलिवेंट होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ स्कोप एंड पोटेंशियल फॉर एंगेजिंग योर ऑडियंस. नेक्स्ट, रिसर्चिंग योर टॉपिक. रिसर्चिंग योर टॉपिक इज़ एसेंशियल फॉर गैदरिंग रिलायबल सोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन. ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए उनको रिलायबल सोर्सेज की ज़रूरत होती है
or utilize reputable sources such as academic journals, books, credible website and expert interviews. इसमें आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी बुक्स आप जो है वो रिसर्च करेंगे, उसमें से डाटा इंक्लूड देखेंगे कि कौन सा आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग जा रहा है. Evaluate the credibility and relevance of each source to ensure the accuracy and depth of your essay's content. नेक्स्ट आपके पास है राइटिंग अ थीसिस स्टेटमेंट. थीसिस स्टेटमेंट जो है ये एक ऐसा सेंटेंस होता है आपके इंट्रोडक्शन में जिस पे कि पूरी आपकी राइटिंग जो है वो डिपेंड करती है. इट इज़ द कोर आइडिया और आर्गूमेंट दैट योर एसे विल एक्सप्लोर एंड सपोर्ट. Craft a clear, concise thesis that outlines the main point of your essay. It should be specific and focused और guideline provide करे reader on what to expect in terms of the essay's content and direction. Evidences, examples and explanations. Now coming to the structure your essay. किसी भी structure के लिए ऐसे को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सबसे पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन. आपने बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन देना होता है और उसमें आपने बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देनी होती है. आपने थीसिस स्टेटमेंट डेवलप करना होता है. बॉडी पैराग्राफ. फिर आप इंट्रोडक्शन के बाद 2-3 पैराग्राफ ऑर्गेनाइज करते हैं. Develop each main point or aspect of the thesis statement in separate paragraph. Use topic sentences to introduce each paragraph और हर पैराग्राफ का एक टॉपिक सेंटेंस होगा and providing supporting evidence, examples and explanation. फिर आपके पास लास्ट में conclusion is very important. अक्सर ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन देते हैं, सपोर्टिंग डिटेल्स भी देते हैं, लेकिन क्या होता है कि आप उसको अच्छे से कंक्लूड नहीं करते एंड उसका प्रॉपरली नहीं करते. सो यू नीड टू ऐड कंक्लूजन्स इन योर राइटिंग, स्पेशली फॉर एक्सपोजिटरी राइटिंग. आपने एक अच्छा सा इफेक्टिव कंक्लूजन होना होता है. और कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन वही बातें जो आपने ऊपर की हैं उनको आप सम अप करेंगे. समराइज द मेन पॉइंट ऑफ द एसे एंड रीस्टेट द थीसिस स्टेटमेंट इन डिफरेंट वर्ड्स. अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग न्यू इन्फॉर्मेशन. एसेस के एंड में, कंक्लूजन में कभी भी कोई नई बात आप ऐड ऑन नहीं कर सकते, बल्कि जितने भी ऊपर आपने टॉपिक सेंटेंसेस दिए हैं उनको किसी और वे में कंसाइजली एक्सप्लेन करेंगे एंड लीव द रीडर विद लास्टिंग इम्प्रेशन और थॉट. एंड में मैं आपको कुछ राइटिंग टेक्निक्स एंड टिप्स देना चाहूँगी, क्योंकि इफ़ेक्टिव राइटिंग उसी वक्त होगी जब आप इन टिप्स एंड टेक्निक्स का ख्याल रखेंगे, जो कि हम बारहा बात कर चुके हैं. सबसे पहले क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज. आप जितने अच्छे मर्जी फैक्ट्स जमा कर लें, लेकिन अगर आपकी क्लैरिटी नहीं है, एक के बाद दूसरा जुमला जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है या उसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स आपने ऐसे यूज़ कर लिए हैं जो कि अकॉर्डिंग टू दी नीड ऑफ द ऐसे नहीं जा रहे, तो फिर वो इजी टू अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा. यूज़ लैंग्वेज दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ईजली अंडरस्टैंडेबल. eliminate unnecessary words, phrases and jargons that may confuse or distract the reader. Focus on conveying your ideas in a very direct and precise manner to enhance clarity and readability. ठीक है. सेकंड इम्पॉर्टेंट है सपोर्टिंग एविडेंसेस. जब हमने कहीं स्टेजेस ऑफ राइटिंग में बात की थी कि आपने जो है रिसर्च करना है अपने टॉपिक को, तो सबसे ज़्यादा जो रिसर्च में हम देखते हैं वो हमने सपोर्टिंग डिटेल्स देखनी होती हैं. हम अपनी एक राय तो कायम कर लेते हैं, हमारे पास जो है इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस होते हैं पैराग्राफ के लिए, लेकिन सपोर्टिंग डिटेल्स जो होती हैं उनके लिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस होना, एग्जांपल्स का होना, एक्सपर्ट ओपिनियंस होना in order to support your point. Reliable evidences strengthen your argument and provide credibility to your writing. So supporting evidences
के लिए आपको क्रेडिबल राइटिंग एंड आर्गूमेंट्स देने पड़ेंगे। इसमें और एक और पॉइंट जो राइटिंग में आता है वो आता है आपके ट्रांजिशनल वर्ड्स का। ठीक है, इंग्लिश में लिस्ट ऑफ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम ट्रांजिशन के लिए यूज़ करते हैं। जब एक कंपैरिजन के लिए या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप जाते हैं, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको कुछ जो है ट्रांजिशनल वर्ड्स की एग्जांपल दे सकती हूँ। एंड दैट इज़ हाउएवर इन एडिशन, जब आपने कोई इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करनी हो या किसी बात को दोबारा से मोर एक्सप्लोर करना हो तो आप कहते हैं फर्दर मोर। सो बेसिकली व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग ट्रांजिशनल वर्ड्स? It provides the flow and smoothness of information, and it makes your essay more readable, and it gives the high standard of writing. ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पे है टेस्ट योर सेल्फ। जैसा कि आपको बताया गया था कि लास्ट में जो है वो आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको कि आपने खुद से एक्सप्लोर करना है, खुद से सर्च करना है। And the question is explore basic characteristic features of expository writing. मैं चाहूँगी कि आप कमेंट में इसका आंसर दें, और अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ बात ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, हैप्पी लर्निंग।